मोहतरम नाजरीन, मैं हूं उसामा तैयब। टीके न्यूज़ पर आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी सेल के स्टेट सेक्रेटरी एडवोकेट मोहम्मद असलम नदवी। हम आज बात करेंगे एक बर्निंग इशू पर और एक सेंसिटिव इशू पर, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में आलमी सतह पर इस पर डिस्कशन चल रहा है, और वो इशू है किसानों का बिल, फार्म बिल, जो इस वक्त एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। हम एडवोकेट मोहम्मद असलम नदवी का टीके न्यूज़ पर इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये तीनों फार्म बिल असलन क्या हैं। हम चाहेंगे कि आप इसका एक आसान सी ज़ुबान में, एक कॉमन लैंग्वेज में तारुफ पेश करें, एक इंट्रो पेश करें, जिससे वो लोग भी इस कानून को समझ सकें जो फॉर्म बिल से और लॉ के टर्म्स से वाकिफ़ नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको इस कानून के बारे में अभी भी कोई इल्म नहीं है। तो हम चाहेंगे आप इसको बिल्कुल से कॉमन से लैंग्वेज में आप इसका एक इंट्रो पेश करें। और आपने हमें इस सेंसिटिव जो टॉपिक दिया और आपने हमें उसके लिए चुना, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक इन तीनों बिल का ताल्लुक़ है, तो पहले हम उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो उसको कहते हैं द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उर्दू में अगर उसको समझना चाहें तो ये कह सकते हैं किसानों की पैदावार, तिजारत को फ़रोग़ देना और उसको सहूलत देने का कानून है। इसका ताल्लुक़ जो है वो किसानों की जो मंडियां हैं उनको ख़त्म कर देना और एमएसपी को ख़त्म कर देना, पहले कानून का ताल्लुक़, और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। दूसरा जो ताल्लुक़ है वो कानून है द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विस का कानून एक्ट, जो है हिंदी में इसको उर्दू में कह सकते हैं कीमतों की यकीन दहानी और ज़राई खिदमत का कानून। तीसरा जो कानून है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, मुआहदा और लाजमी अजनास तरमीमी एक्ट। ये 3 कानून हैं जिसकी बिना पर गवर्नमेंट कह रही है किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन किसान कह रहे हैं ये किसानों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह कानून है। यही वजह है जिसकी बिना पर वो सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि ये कानून किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, और ये हर सतह पर गवर्नमेंट ये बात कह रही है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो किसान इतनी बड़ी सतह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो आखिर इस कानून में ऐसा क्या फ़ॉल्ट है और इससे क्या ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन किसानों पर जिसकी वजह से किसान इतने नाराज़ हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहाँ तक पहले कानून का ताल्लुक़ है जो हमने अभी आपको बताया, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड एसेंशियल एक्ट, ये कानून मंडियों को ख़त्म कर देगा, एमएसपी को ख़त्म कर देगा। एमएसपी क्या चीज़ होती है? ये मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक आम आदमी कैसे समझेगा? आम आदमी इस तरह इसको समझ सकता है जिस तरीके से मान लीजिए एक गांव का किसान है और उसने धान बोए या गेहूं बोए, उसके बाद उसके 10 या 12 कुंटल गेहूं हुए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा एक मंडी होती है। वहाँ सरकार की तयशुदा जो कीमत होती है उस कीमत पर ले जा करके वहाँ पर बेच देता है वहाँ, और मंडियों में जिनको गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनाती है, जिम्मेदार बनाती है या उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, उन लोगों को बेचना होता है। फिर गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों से नहीं खरीदती है, बल्कि किसान मंडी में बेचता है और मंडी से आपकी गवर्नमेंट खरीदती है। फिर उसका वो भंडारण करती है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होती है वहाँ पर खरीद करके बाकायदा भंडार कर दिया जाता है। फिर हालात के हिसाब से आवाम के बीच में लाया जाता है। जिस तरीके से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है उस तरह गवर्नमेंट सप्लाई करती रहती है ताकि आवाम पर दबाव ना पड़े। लेकिन अब जब ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, तो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और पूरी तरीके से कह रही है कि अब किसान खुद मुख्तार है, वो आज़ाद है, मंडियों की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एमएसपी की उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जहाँ चाहे उसको बेच दे। ये बज़ाहिरन तो गवर्नमेंट कह रही जहाँ चाहे उसको बेच दे। अरे एक किसान से कौन खरीदेगा? अब जो पूंजीपति लोग होंगे प्राइवेट सेक्टर में, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, वही से खरीदेंगे। गवर्नमेंट पूंजीवादियों को इसमें बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है। वो एमएसपी से बच जाएगी, जो बिचौलिए वो बेचारे ख़त्म हो जाएंगे,
जिसकी बिना पर आज नहीं कल नहीं अगले साल या इससे 2-3 साल के बाद पूरी तरीके से किसान जो पूंजीपति उनके चंगुल में आ जाएंगे, फिर वो जिस तरह चाहेंगे उनको नचाएंगे। ये है पहले कानून। दूसरा जो कानून है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। ये कहते हैं ये कानून जो होती है कीमतों की यकीन दहानी कराएगा और ज़राई खिदमत पे फरोग देगा। अब इसमें क्या, इसका आसान भाषा में समझ लीजिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाकायदा ताबीर किया जाए, जिसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? आप देख लीजिए, ये गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी किसान अब जाकर के किसी भी प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट कर ले। अब जो एग्रीमेंट करेगा वो 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए कर सकता है, 10 साल के लिए कर सकता है। उस प्राइवेट किसान जाके करेगा कि खुद वो लोग आएंगे? वो बाकायदा कंपनीज जाहिर है उनसे कांटेक्ट करेंगी। अगर अब जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान तो मजबूर हो जाएगा ना, प्राइवेट सेक्टर का के चंगुल में आ जाएगा। फिर वो अपनी शर्तों के हिसाब से उसे एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि जब मंडियां खत्म हो जाए फिर बेचारा बेचेगा कहां वो। अब 10 साल के लिए हो गया। से ये भी हो सकता है कि अगर एग्रीमेंट होता है एक पूंजीवादी में और किसान के दरमियान या किसी गांव में, तो जो एग्रीमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल फसल आप हमें देंगे, पूरे गांव की फसल हमें देंगे, और उस साल इत्तेफाक से बारिश नहीं हुई, फसल आई नहीं जी, तो वो पूंजीवादी के पास फिर क्या ऑप्शंस होंगे? क्या वो ज़मीन पर कब्जा कर लेगा? ये आपका सवाल पॉइंट, इसमें पॉइंट है कि जब कोई एग्रीमेंट किया जाएगा तो किसान से कह दिया जाएगा कि आपकी इतनी जो फसल होगी वो हम उसको परचेज कर लेंगे इतनी कीमत पर जी। अब उस वक्त उसने एग्रीमेंट कर लिया मान लीजिए 25 रुपए में या 20 रुपए में जी। अब जब मार्केट का रेट खुलता है तो उसका रेट ज्यादा होता है। अब वो कहां जाएगा? दूसरी बात जो आपने कहा कि बारिश नहीं हुई, तो ये भी बाकायदा एग्रीमेंट में इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। अब आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में ज्यादातर किसान कितना पढ़ा लिखा है, इंग्लिश से वाकिफ नहीं, कानून के टर्म से वाकिफ नहीं, और जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से मनमानी शर्तों के हिसाब से आप उसे एग्रीमेंट कराएंगे। और कल को अब गवर्नमेंट ये भी कह रही, बाकायदा सिविल कोर्ट में भी किसान नहीं जा रहा इस मामले को लेकर के, जा भी नहीं सकता, बल्कि गवर्नमेंट इस एक्ट में कह रही कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कंपनी और किसान के बीच में, तो जाकर के एसडीएम के पास इस मामले का सॉल्यूशन लेकर जाए। बहुत सारे मामला लेके बैठा हुआ जो पहले से। अब आप हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, न जाने यहाँ कितने सालों से कितने केसेस पेंडिंग हैं। अब एक बेचारे गरीब किसान का अनाज खेत में सड़ रहा है और एसडीएम साहब क्या उसका फौरन सोल्यूशन निकाल देंगे? जब तक अगर मान लीजिए सोल्यूशन फौरन निकलता भी है, फौरन निकलने का मतलब भी काफी वक्त होगा, काफी 1 महीना 2 महीना। इस अरसे में तो उसका पूरी फसल उसकी खराब बर्बाद हो जाएगी। और एसडीएम साहब गरीब की क्यों मानेंगे? और गरीब की क्यों मानेंगे, ये भी पॉइंट है। जब गवर्नमेंट बाकायदा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून पास किए हैं। और एसडीएम जो होता है वो किसका नुमाइंदा होता है? गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है। आज की डेट में अगर ये गरीब आदमी किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता है तो कितनी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हम लोग इससे वाकिफ नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग असल किसानों को नुकसान पहुंचाने और एक चीज मैं बताऊं आपको, और इसमें भूमिहीन किसान जो हैं वो बेचारे कहां जाएंगे? सन 2011 की जनगणना के मुताबिक 26.9 करोड़ किसान हैं, जिनमें से 11.3 किसानों के पास खुद की जमीनें हैं और 14.43% किसान बाकायदा भूमिहीन जो बटाई पर खेती करते हैं। 14 इतनी करोड़ किसान, 14.43 करोड़ किसान, ये भूमिहीन के पास जमीनें नहीं है। ये क्या करते हैं? जिसके पास जमीन है उससे बटाई पर खेती ले लेते हैं और फिर उससे वो खेती करके 50% वो आपस में बांट लेते हैं। फिर जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो 14.43 करोड़ किसान कहां जाएंगे? दूसरी बात, गांव में जब आप जाएंगे तो बहुत से मजदूर हैं जो बाकायदा खेतों में मजदूरी करते हैं, लेकिन जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेगी तो फिर वो किसानों से काम कम लेगी, मशीनों से काम ज्यादा लेगी, मशीनों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगी।
तो खुद उनके पास इसके वसाइल होंगे, पैसे वाले होते हैं वो सब, कैपिटलिस्ट होंगे। और यहाँ बेचारे किसान, इनके पास तो कुछ खाने के लाले पड़े होते हैं, जो कुछ होता है इस साल आए तो अगली साल फसल के लिए लगा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसके जरिए बेचारा भूमिहीन किसान मारा जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है कानून, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये भंडारण से संबंधित बात करता है, मुतालिक बात करता है, स्टोर करना, जखीरा अंदोजी करना, स्टोर करना। यही कानून 1955 में जब बना था, 1955 में बना था, और 1955 में ये कानून खत्म हो गया था कि ये कानून बना, हाँ ये कानून बना था, इस बिना पर बना था कि आप इस कानून के तहत अगर आप जखीरा अंदोजी करते हैं उन चीजों की जो इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं, हाँ जो इनकी बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे तेल हुआ, सब्जी हुई, दाल हुई, इनके आप जखीरा अंदोजी नहीं कर सकते हैं। अब अगर और उस वक्त जो कानून था उसके मुताबिक अगर आप जखीरा अंदोजी करते हैं तो आप मुजरिम हैं, आपको सजा हो सकती है। जो कानून 1955 में इलीगल था उसको लीगल कर दिया, उसको इन्होंने लीगल कर दिया है। अब इसका असर क्या होगा? ये महंगाई की बहुत बड़ी मार होगी, आम गरीब आदमी पिसेगा। इससे आप क्या पॉइंट वाइज बता सकते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, जिससे इस वजह से यानी स्टोर करने की वजह से आम लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, किसान पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, आप समझ सकते हैं, इसे गवर्नमेंट ने कहा था जो जितना चाहे भंडारण करे, जितना चाहे वो अपने घर में भर ले, वो मुजरिम नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारे पास हम करोड़पति हैं जी, हमें जरूरत नहीं, हमने क्या किया कि 50,000 करोड़ का या 50 करोड़ का हमने दाल चावल ये सब लेकर के भंडार कर लिया। अब सारे लोगों ने भंडार किया, अब मार्केट में सप्लाई कम हो गई। आपके पास उसको स्टोर करने का जो है आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। एक आम आदमी तो कर नहीं सकता है, बेचारा जो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं है, वसाइल नहीं। अब वसाइल किसके पास हैं वो तो आप समझ सकते हैं। अभी जियो और अडानी अंबानी लोगों का बाकायदा बायकॉट हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी इनके स्टोरेज बन चुके हैं, बन भी रहे हैं, और बन भी रहे हैं। अब क्या होगा, जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो लोग उसको बढ़ावा देते हैं, कीमत बढ़ जाती है। पूंजीवादियों को, सरमायाकारों को जो है इस मुल्क, बल्कि उनके हवाले ये मुल्क किया जा रहा है, उनके हवाले मुल्क किया जा रहा है। अब मैं इसकी एग्जांपल दे दूं आपको, अभी कोरोना महामारी हुई जी। अब इसमें मास्क, इससे पहले कोई पूछता नहीं था मास्क होता क्या है, हम लोग जानते नहीं थे, सैनिटाइजर क्या है जानते नहीं थे। लेकिन कोरोना हुआ, सैनिटाइजर और मास्क को इतना बढ़ावा दिया गया, जो सैनिटाइजर 100 रुपए बिकता था 1000 रुपए में बिकने लगा, जो मास्क 5 रुपए का था 50 रुपए में बिकने लगा। इसी कानून के जरिए बाकायदा बाउंडेशन लगाई गई और कहा गया कि जो कीमत गवर्नमेंट ने तय की है उसके मुताबिक जो बेचेगा वो मुजरिम नहीं होगा, अगर बढ़ा के बेचता तो मुजरिम होगा। अब आप बताइए, अब मुजरिम तो बनाए दे रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से दाल की और प्याज की या गेहूं की, चावल की आप भंडार कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही, आप बढ़ाए देंगे, 200 इसका असर गरीब और मजदूरों पर पड़ेगा और मिडिल क्लास पर पड़ेगा। जी जी। जो अपर क्लास हैं, जिनके पास पैसे वाले, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है जी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अंधभक्ति का चश्मा उतार करके हर आवाम को चाहिए कि इस चीज को गहराई से सोचे, और जो किसान मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा है इसका वो साथ दें और गवर्नमेंट को मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले। वो यानी आपका इस कानून के तहत ये पैगाम है कि ये कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, और इससे सिर्फ किसानों पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि हर हिंदुस्तानी इससे मुतासिर होगा। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बीजेपी और उससे रिलेटेड जो पार्टियां हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और इस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म से ये प्रोपेगेंडा और ये झूठ फैला रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो वो ये एतराज़ कर रहे हैं, वो उनका ये ऑब्जेक्शन है कि क्या इस बिल से सिर्फ वो अफेक्ट हो रहे हैं या ये बिल सिर्फ उनको समझ में आया है। और उनका एक इल्ज़ाम और भी है, वो ये कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे, यानी हरियाणा और पंजाब के जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ खास एलिमेंट्स है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जहाँ तक इस मोमेंट का ताल्लुक़ है और जो लोग बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए है। तो इस तरह का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, बंगाल से और दीगर स्टेट से भी किसान बढ़ चढ़ करके इसे हिस्सा ले रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि शुरुआत जो हुई वो आपके पंजाब और हरियाणा से हुई,
और उसका असर पूरे मुल्क में फैला। उसका असर पूरे मुल्क में फैला और फैल रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में कृषि मंडियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ के किसान जागरूक हैं, वो जानते हैं कि कृषि मंडी की अहमियत क्या है, MSP की अहमियत क्या है। अगर इस कानून के ज़रिए से सब खत्म हो गया और चंद पूंजीपतियों के चंगुल में सारे किसान चले जाएंगे तो उनका किस तरीके से इस्तेसाल होगा, वो आने वाला उनका भयानक मुस्तकबिल देख रहे हैं। इसलिए वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। जब भी गवर्नमेंट करिए आपकी भलाई के लिए, आपकी आमदनी दुगना करेंगे, लेकिन अगर भलाई के लिए किसानों की, तो किसान ही तो इनकार कर रहे हैं कि हमको ऐसी भलाई नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कानून वापस ले ले। सही। लेकिन नहीं, उसकी नीयत में खोट है। वो अपने पूंजीपति दोस्तों को और कारोबारी दोस्तों को इसका फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं और किसानों का आने वाले वक्त में बहुत ही मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है, इसलिए किसान जाकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल, इतने बड़े पैमाने पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और इस पर आलमी सतह पर भी इस पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने और सोशल एक्टिविस्ट ने, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस पर रिएक्ट किया। तो हुकूमत इतना बड़ा बिल ला रही थी, इतना बड़ा कानून ला रही थी जिससे तकरीबन 70 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की अफेक्टेड होने वाली थी। तो हुकूमत को क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी मुखालिफत उसको झेलनी पड़ सकती है? और अगर, मेरा तो ख्याल ये है कि उसको अंदाज़ा था, अंदाज़ा होने के बावजूद, इतनी बड़ी मुखालिफत का पहले से अलार्म था, उसके बावजूद ये बिल लेकर क्यों आई? किसका इससे फ़ायदा है और इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? जहाँ तक आपका ये सवाल है, गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं लग रही है इस मामले में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है अपने चंद पूंजीपति लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाना। जब सारा का सारा पैसा उनके पास हो जाएगा तो उसके जरिए वो अपनी पार्टी को और प्रमोट करेंगे। अब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पार्टी को करेंगे कि नजरिए को करेंगे? नजरिए के साथ साथ पार्टी को भी करेंगे, क्योंकि पार्टी हुकूमत करती है और नजरिया तो उनका ही है। अब मैं बता दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। हिंदुस्तान की ज्यादातर आवाम अनपढ़ है, जो इनकी पॉलिसीज जो हैं उनसे वाकिफ नहीं है वो। इन्होंने क्या किया, किसानों ही का मैं बात बता रहा हूं कि पहले हम लोगों को जो पास जो होती थी, खाद होती थी, वो 50 किलो मिलती थी। अच्छा। अब उसको इन्होंने कट कर दिया, 45 कर दिया है, और लेकिन रेट वही रखा है इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। किसान जानता है इस बात को, लेकिन अब उन्हीं सब चीजों को ये सालाना हर किसान क्या, जिन लोगों ने फार्म भरा, जहाँ के गरीब हैं जो, उनको 6,000 रुपये सालाना देने लगे ये। अब इंसान को डायरेक्ट फायदा पहुंचने लगा तो उस 6,000 के फायदे के चक्कर में उसको ये सब चीजें नहीं समझ में आई। दूसरी बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बात, इन्होंने नफरत की सियासत इतनी प्रमोट कर दी है और उनको लगने लगा है कि बीजेपी ही सबसे ज्यादा उनकी हिमायती पार्टी है और बीजेपी उनकी पार्टी है। किनको लगने लगा है? जो आम इंसान है। अच्छा। आम इंसान है। क्या पूंजीवादियों के भी सरकार फायदा पहुंचाती है? पूंजीवादी ही को तो फायदा पहुंचा रही है, गरीबों को फायदा क्या पहुंचा रही है? अगर आपका महंगाई बढ़ा दिया, जी, आपने जब आप सरकार थी तो पेट्रोल के दाम देखो कहां से पहुंच गए। वही आप खाद आप खरीदते थे 50 किलो होती थी, आज 45 किलो खरीद रहे हैं, उतने ही रेट में खरीद रहे हैं। गैस सिलेंडर 300 में था सन 2014 में, आज वो 800-900 का बिक रहा है। तो इसका असर हर आदमी पर पड़ रहा है और वो आप ही से पैसा ले रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आवाम समझ नहीं पा रही उसको, और वो प्रमोट करती जा रही गवर्नमेंट को। जब तक गवर्नमेंट को ये लगेगा तब तक वो गवर्नमेंट अपनी ढिठाई से बाज नहीं आएगी, और जिस दिन उसको लगेगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, गवर्नमेंट ये झुक जाएगी, अपने घुटनों पर आ जाएगी। अच्छा, एक मिनट, इसी से एक सवाल और बन गया। इंटरनेशनल लेवल पर इस बिल का भी, और जो वायलेंस भी हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज भी पहले किया था, उसका कंडेम इंटरनेशनल लेवल पर हुआ। उसके बावजूद आप देखें कि हुकूमत के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, और हुकूमत के जो रवैया सामने आया उससे लगता है कि ये इस कानून को वापस नहीं लेगी। तो ये मूवमेंट है, किसान मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट, इससे पूरा हिंदुस्तान इससे वाकिफ़ है। इसी तरह इससे पहले CA/NRC का मूवमेंट हुआ। तो इतने जो मूवमेंट हो रहे हैं, तो क्या इससे ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा और बीजेपी क्या इसको सीरियसली लेगी? आपने CA/NRC की बात की जी। CA/NRC का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बीजेपी ने उसको जब इस कानून को पास किया तो इस तरीके से उसको प्रमोट किया गोया कि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, और मुसलमान खुल करके सड़क पे आ गया। इन्होंने
4 महीने शाहीन बाग की तरह न जाने पूरे हिंदुस्तान के शहरों में कहां कहां बैठी रही हमारी माएँ बहनें, गवर्नमेंट को असर नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये हमारा वोट बैंक नहीं है, चाहे जितनी बड़ी तादाद चाहे जितनी बड़ी तादाद हो। किसानों की तहरीक से बाकायदा इसका फर्क पड़ा, इसीलिए अब तक 11 बार टेबल टॉक कर चुके हैं वो। उनको लग रहा था उनके ऊपर पंजाब होने का, पंजाबी होने का, खालिस्तानी होने का और ठप्पा लगाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। धीरे धीरे आवाम जुड़ती जा रही है, आवाम इसको समझ रही है, आवाम के अंदर जागरूकता आ रही है, और जिस दिन उनको लगेगा कि हमारा 10 या 15% ही वोट बैंक खिसक रहा है, ये झुक जाएंगे, कानून वापस लेंगे। असर पड़ेगा आज नहीं कल, लेकिन गवर्नमेंट कब तक वापस लेगी और हम कितने मुस्तैदी के साथ मैदान में खड़े हैं, कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जंग जारी है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि फैसला क्या होगा। ये मूवमेंट काफ़ी बड़ा है, किसानों का मूवमेंट, और जितने बड़े स्केल पर है। इससे एक सवाल जहन में ये आता है, हम इस ताल्लुक़ से आपके नज़रियात और ख़यालात जानना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा मूवमेंट जो अभी ज़मीन पर है और जिससे हुकूमत मुतासिर बहरहाल हो रही है, जो 11 राउंड टेबल टॉक हुई, तो इतना बड़ा मूवमेंट कैसे वजूद में आया? और इसके लीडर्स भी सामने हैं, ऐसा नहीं कि लीडर्स सामने, जैसे लीडरलेस CNRC मूवमेंट को कहा गया कि वो एक हद तक कामयाब मूवमेंट इसलिए था क्योंकि वो लीडरलेस था, लेकिन इसमें तो लीडर सामने, उसके बावजूद ये कामयाब है और इतना बड़ा मूवमेंट है। तो ये इतना बड़ा मूवमेंट कैसे खड़ा होता है और कैसे ये पूरे मुल्क में फैलता है? जहाँ तक CNRC का ताल्लुक था वो भी लीडरलेस था जी, और इस भी प्रोटेस्ट को जी हम किसी भी लीडरशिप के अंडर में नहीं कह सकते। एक नाम तो राकेश टिकैत का बहुत वो बाद में आया जी, राकेश टिकैत वो बाद में जुड़े हैं जाकर के, जब पंजाब और हरियाणा की आवाम निकल करके सड़कों पर आ गई जी, उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, दिल्ली की तरफ कूच किया। राकेश टिकैत साहब तो बाद में पहुंचे हैं, इन्होंने जाकर के उनको समर्थन दिया जी, कि हमारी भी यूनियन आपके साथ में खड़ी है। लेकिन राकेश टिकैत साहब के साथ उस वक्त आवाम की सिंपैथी और बढ़ गई जब 26 जनवरी को तशद्दुद हुआ, राकेश टिकैत जी को बुरा भला कहा गया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, रो पड़े वो, आवाम की सिंपैथी बढ़ी, आवाम से जुड़ने लगी। फिर आवाम ने राकेश टिकैत जी के पीछे चलने के लिए हम भर दी। अब वो भी प्रोटेस्ट है, ये भी प्रोटेस्ट है, तो इसको लीडर ही आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, इतना जो बड़ा मूवमेंट क्रिएट हुआ और ये जो मूवमेंट आया, ये किसी यूनियन या किसी एसोसिएशन या किसी तंजीम की बदौलत नहीं आया, बल्कि वहाँ के जो किसान समझते थे इसके फायदे के और नुकसानात के, इस बिल का जो जो एक्ट था उसके जो नुकसानात उनकी समझ में आए, फिर वो एक जम्मे गफीर निकल पड़ा। किसानों को किसने समझाया? वो किसान तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बहुत कम तादाद है किसानों की पढ़ी लिखी, तो उन किसानों को किसने समझाया कि ये बिल नुकसानदेह है? आप खुद गौर करिए, जब ये बिल पास होता है जी, पंजाब की सेंट्रल मिनिस्टर जो बाकायदा बीजेपी से अलायंस की हुई थी अकाली दल की, हरसिमरत कौर, उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दिया तो बहुत से हम लोग खुद नहीं समझ पाए मामला क्या है, तब जाकर के इस पर स्टडी करनी शुरू की कि इन्होंने जिसके पास इतना बड़ा ओहदा हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, इस काले कानून की बिना पर इस्तीफा दे रहे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। धीरे धीरे आवाम के अंदर वो जागरूकता पैदा होती गई और सेम डे वो लोग नहीं निकले, उसके बाद धीरे धीरे निकलना शुरू हुए, क्योंकि जब उनको पता चला कि ये कानून हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब ये काम जो कर रहे हैं, हर इस तरह की एसोसिएशन तो काम करती रहती हैं। अब हमारे जानने वाले भी कई लोग एसोसिएशन चला रहे हैं, मैं उनके साथ खुद किसान यूनियन की मीटिंग में गया हूं, गांव में प्रमोट किया है जी, और लोगों को समझाते थे कि किसानों के राइट्स क्या होते हैं। मैं बताता था कि अगर आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने आपसे वादा किया है कि वो आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन आज तक नहीं हो पाई है, इसके पीछे वजूहात क्या है? तो जब तक आवाम जागरूक हो रही है तब तक उसकी इस मूवमेंट को आसानी से कुचला नहीं जा सकता है, और आवाम दिन ब दिन इस मूवमेंट से जुड़ रही है। और राकेश टिकैत साहब की तरफ से बाकायदा ये ऐलान भी आ गया है कि अगर अक्टूबर के माह तक इस बिलों को, एक कानून को वापस नहीं लिया गया तो इस मूवमेंट को हम गांव-गांव में बढ़ाएंगे और इसको और प्रमोट करेंगे। हम इस मूवमेंट को अब गांव-गांव ले जाना है। जब गवर्नमेंट के वोट बैंक पे फर्क पड़ने लगेगा तभी वो झुकेगी, वरना जब तक उसको एहसास होगा कि हमारे वोट बैंक के ऊपर कोई असर नहीं है, तब तक वो खड़ी एक नहीं, दो नहीं, 150 से ज्यादा किसान वहां पर मतलब बेचारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कान पर जू तक नहीं रहेंगी है।
उसकी तरफ से कोई सिंपैथी के वर्ड नहीं कहे गए हैं। वही मोदी जी जब अंबानी के 2-3 टावर तोड़ दिए जाते हैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस पर अफसोस जताते हैं। तो आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्या इसके पीछे मामले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया असलम नदवी साहब। TKN न्यूज़ की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, ये थे एडवोकेट असलम नदवी, जिनसे हम किसान बिल पर एक बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू कर रहे थे। हम आपसे फिर अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ नए मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।